वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां CZMA क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट नंबर 10वां देखने जा रहे हैं। अभी तक जो हमने बात की थी वो बात हो चुकी है हमारी इब्राहिम लोदी तक। इब्राहिम लोदी हमें पता है कि पानीपत के युद्ध में मारा जाता है। पानीपत के युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है 1526 ईस्वी में। पानीपत के प्रथम युद्ध में जब इब्राहिम लोदी मारा जाता है तो दिल्ली की गद्दी पर अब स्थापना होती है मुगल वंश की। मुगल वंश की स्थापना हो जाएगी। मुगल वंश की स्थापना कौन करता है? तो आंसर होगा हमारा बाबर। कब करता है? तो जवाब होगा 1526 ईस्वी में। मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में की जाती है। अब 1526 ईस्वी में जब मुगल वंश की स्थापना बाबर कर देता है तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत के युद्ध में क्या बाबर ने तुगलका नीति अपनाई, तोप खाने का प्रयोग किया? हाँ, तो इसके द्वारा तोप खाने का प्रयोग किया गया। तोप खाने का प्रयोग, और तोप खानों को सजाने के लिए इसने उस्मानी विधि का प्रयोग किया। कौन सी विधि? तो तोप खानों को सजाने के लिए उस्मानी विधि का प्रयोग किया। इसके बाद में एक और बात पूछी जाती है, तुगलका पद्धति के जरिए इसने इस युद्ध को जीता। तो हम जान पाए मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर के द्वारा की जाती है। और बाबर कहाँ का शासक है, कहाँ से ये आया था? तो हम सभी जानते हैं कि बाबर जो है अफगानिस्तान के फरगना से आया था। बाबर अफगानिस्तान के फरगना से आया था। फरगना एक जगह है। इसके बाद में फरगना के अलावा ये काबुल पर भी अपना अधिकार कर लेता है। फरगना के अलावा काबुल पर भी ये अपना आधिपत्य कर लेता है, अधिकार कर लेता है। अब फरगना और काबुल जीतने के बाद में ये भारत की तरफ बढ़ता है। भारत की तरफ तब बढ़ता है जब इब्राहिम लोदी के चाचा इसको आमंत्रित करते हैं। अब इब्राहिम लोदी के चाचा ने जब आमंत्रित किया तब 1526 में युद्ध होता है और पानीपत का प्रथम युद्ध हमारा खत्म हो जाता है और जिसमें बाबर जीत जाता है। बाबर के पिता की हम बात कर लेते हैं। तो बाबर के पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा। ये कौन है? तो ये बाबर के पिता हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके बाद में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको भी देख लेते हैं। बाबर के युद्धों की अगर बात कर ले तो पहला युद्ध 1526 में, और दूसरा जो हमारा युद्ध है वो 1527 में, तीसरा जो महत्वपूर्ण युद्ध है वो 1528 में, और चौथा जो महत्वपूर्ण युद्ध है वो 1529 ईस्वी में इसने लड़ाई। अब एक एक करके इन युद्धों के बारे में देख लेते हैं कि आखिरकार कौन सा युद्ध इसने कब लड़ा। 1526 में जो युद्ध लड़ा वो किसके किसके मध्य हुआ? तो बाबर के मध्य में, और इसके विपरीत में था कौन? इब्राहिम लोदी। और दूसरा जो 1527 का युद्ध है इसे बोला जाता है पानीपत का युद्ध। यह है खानवा का युद्ध। खानवा 1527 बाबर वर्सेस राणा सांगा। इसके बाद में 1528 की हम बात कर लेते हैं। तो 1528 ईस्वी में बाबर के सामने अब है मेदिनी राय, और इस युद्ध का नाम है चंदेरी का युद्ध। 1529 में अफगानों के विरुद्ध में, किसके विरुद्ध में? बाबर जो लड़ता है अफगानों के विरुद्ध में, और ये युद्ध है घाघरा का युद्ध। तो चार युद्ध बड़े महत्वपूर्ण इसने अपने जीवन काल में लड़े। पहले का नाम पानीपत 1526 बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। दूसरा 1527 बाबर वर्सेस राणा सांगा। बाबर वर्सेस मेदिनी राय के मध्य में जो युद्ध लड़ा गया वो चंदेरी का 1528 में।
1529 में बाबर वर्सेस अफगानों की जो सेना थी उनके मध्य में। अब बाबर वर्सेस जो इब्राहिम लोदी का युद्ध होता है तो इसमें हमने दो बातें जानी थी। यहाँ तोप खाने का प्रयोग करता है, तोप खाने का, और इसके बाद में हमने एक और चीज जानी थी कि यहाँ पद्धति कौन सी इसने लगाई, तो तुलगुमा पद्धति। तुलगुमा जो पद्धति थी इसके जरिए इसने इस युद्ध को, पानीपत के प्रथम युद्ध को क्या किया है, जीत लिया है। किसने? बाबर ने। राणा सांगा के खिलाफ जब इसका युद्ध लड़ा जा रहा था तो इसने अपनी सेना के अंदर जोश भरा। जोश क्यों भरना पड़ा? क्योंकि बाबर की सेना राणा सांगा के सामने जाने से कतरा रही थी। राणा सांगा बड़ा अच्छा लड़ाका था, इसकी वीरता की कहानी चारों तरफ विख्यात थी, और इसके अलावा राणा सांगा ने बहुत सारे राजपूत राजाओं को अपनी तरफ कर लिया। जब राजपूत राजा इसकी तरफ हो गए तो बाबर की सेना में हताशा और निराशा थी। इस हताशा और निराशा को जीतने के लिए बाबर क्या करता है, अपनी सेना को कहता है कि ये धर्म युद्ध है। ये 1527 का जो युद्ध है, खानवा को इसको नाम देता है कि ये धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध में अगर हमारे लिए लड़ोगे तो जन्नत नसीब होगी, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत बख्शेंगे। ऐसी बातें 1527 ईस्वी में बाबर करता है अपनी सेना के अंदर नया जोश भरने के लिए। अब होता क्या है, जब धर्म युद्ध हो गया, बाद में बाबर राणा सांगा को हरा देता है, तो यहीं से बाबर कहलाता है धर्म योद्धा। धर्म योद्धा कह लें, या फिर यहीं से इसको मिलती है एक उपाधि। इस उपाधि का नाम है गाजी। गाजी की उपाधि यहीं से धारण कर लेता है। कौन धारण कर लेता है? तो बाबर उपाधि धारण करता है राणा सांगा को हराने के बाद में। 1527 खानवा के युद्ध के बाद में ये गाजी की उपाधि धारण कर लेता है। इसके बाद में इसके पास में और बहुत सारी उपाधियां थी, उनके बारे में जान लेते हैं। तो इसने उपाधि एक और धारण की है, इसको कलंदर के नाम से भी जाना जाता है। कलंदर के नाम से भी बाबर की हम लोग बात कर रहे हैं, कलंदर के नाम से भी ये बड़ा प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद 1530 के बाद में कुछ नहीं कर पाता है, इसकी यही मृत्यु हो जाती है। 1530 ईस्वी में मृत्यु कहाँ होती है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगरा के अंदर इसकी मृत्यु होती है। बाद में आगरा से इसको काबुल में दफनाया जाता है। आगरा से इसके शव को कहाँ? काबुल में दफनाया जाता है। इतनी बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। बाबर की जो जीवनी है, जीवनी जो है उसका नाम है बाबरनामा। बाबरनामा किस भाषा में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तुर्की भाषा में है। तुर्की भाषा में इसने लिखी है। इसको तुज़ुक-ए-बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। बाबरनामा की अगर बात करें तो बाबरनामा को हम लोग तुज़ुक-ए-बाबरी के नाम से भी जानते हैं। बाबरनामा, तुज़ुक-ए-बाबरी, ये लिखता है। इसके बाद में इसी बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद जो करते हैं उनका नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, कई बार इस बात को पूछा गया है। 1530 ईस्वी में इसका लड़का हुमायूं, 1530 ईस्वी में इसका लड़का हुमायूं गद्दी पर बैठता है। अब हुमायूं के बारे में अगले वीडियो हम लोग जानेंगे कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं हुमायूं की।